जम्मू कश्मीर में जो चुनाव हैं 10 साल बाद हो रहे हैं। 10 साल तक यहाँ की आवाम जो है वो मुश्किलों का सामना करती रही और कहती रही कि जो इलेक्शन है होने चाहिए, लेकिन दिल्ली जो थी उसकी अपनी जो थी वो दिक्कतें थी। अब 2024 में आज चुनाव हो रहे हैं। अच्छी बात यह है कि जमात इस्लामी भी ये जो चुनाव है वो लड़ रही है। हालांकि इसके ऊपर भी जो है वो सियासत हो रही है कि क्या उन्हें चुनाव लड़ना चाहिए या नहीं लड़ना चाहिए। हमारे साथ कुछ खास मेहमान हैं, ये जमात से जुड़े हुए हैं, जमात इस्लामी से जुड़े हुए हैं। हम इस वक्त पुलवामा में हैं। हम इन लोगों से जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर क्यों अब जो जमात इस्लामी है उसने जमहूरियत का साथ देने का मन बनाया है। हमारे साथ गुलाम कादरी लोन साहब हैं, ये मेंबर हैं सेंट्रल कमेटी के। सर, पहले आप हमें थोड़ा अपनी कमेटी के बारे में बताएं और क्या ज़रूरत पड़ी कि इस बार आप इलेक्शंस में कूद पड़े। दरअसल हमने एक कमेटी बनाई है 5 आदमियों की। हम कोशिश करते थे कि हम हुकूमत को ये समझाएं, उन तक के बात पहुंचाएं कि हम पर जो पाबंदी लगी है वो ठीक नहीं है, क्योंकि हमने कोई ऐसा काम नहीं किया है जिस पे पाबंदी लगाई जा सकती है। तो इस सिलसिले में हमने अपनी तरफ से कोशिश की, लेकिन पाबंदी अभी उठी नहीं। फिलहाल ये सिलसिला जारी है। हम उम्मीद करेंगे कि जमात पर से पाबंदी उठेगी। जहाँ तक इंतखाबात में हिस्सा लेने का ताल्लुक है कि हमने ये फैसला क्यों किया, असल में हमने ये फैसला बहुत पहले किया है। 1969 में हमने पंचायत इलेक्शन में हिस्सा लिया है। 1971 में हमने पार्लियामेंट इलेक्शन में हिस्सा लिया है। 1972 में हमने असम्बली इंतखाबात में कंटेस्ट किया और हमारे 5 आदमी असम्बली तक पहुँचे। 1977 में हमने इलेक्शन लड़ा, लेकिन हमारा एक ही आदमी असम्बली तक पहुंच सका। 1982 में कोई नहीं। तो फिर हमने मफ के साए तले इलेक्शन लड़ा और 1987 था। हम उम्मीद करते थे कि मफ को भारी अक्सरियत मिलेगी, जैसा कि रुझान भी था और हम देख भी रहे थे, खुद मैं कैंडिडेट भी था। हमारा पूरा यकीन था कि अगर उन इंतखाबात में धांधली ना हुई होती, रिगिंग नहीं हुई होती, तो पूरा यकीन था कि मफ एक पूरी कुव्वत से रियासती असम्बली में अपनी कुव्वत मनवाता। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि जो गैर जमहूरी कुव्वतें हैं, पता नहीं उनको क्या हो गया उस वक़्त कि उन्होंने इंतखाबात में चोरी का एक नया रुझान खड़ा कर दिया, धांधलियों का एक नया रिकॉर्ड कायम कर दिया। तो मेरा ये अंदाज़ा है और ये हकीकत है कि जब से भी रियासत में इंतखाबात हुए, सिर्फ एक दफ़ा हुए हैं इंतखाबात असम्बली के ठीक तरह से, वो है 1977, जिसमें शेख अब्दुल्ला को भारी अक्सरियत मिली। उसके बाद जो इंतखाबात अच्छे हुए, जिन पर कोई एतराज़ नहीं है, वो पहले जो आज से पहले पार्लिमानी इंतखाबात हुए अभी 2024 हाँ बहुत अच्छे थे, उनमें कोई शिकायत नहीं थी। हम चाहते हैं कि ऐसे ही इंतखाबात हों, जिसके हक में वो डाला जाए वो अपना रिजल्ट खुद देखे, उसे कोई एतराज़ ना हो। तो इसलिए हम पहले से ही जमहूरियत से मुंसलक हैं। लेकिन इन इंतखाबात के बाद रियासत में हालात कुछ ठीक नहीं रहे। तो हमारे लोग नाराज़ हो गए, हमारे साथ नौजवान उस वक़्त जो थे वो भी नाराज़ हो गए। तो हुकूमत ने 1990 में हम पर पाबंदी आयद कर दी। ये पाबंदी हम पर 96 तक जारी रही। तो इस दौरान में यहाँ अस्करी स्ट्रगल हुई। तो उसके पीछे कौन था, इसकी ये तो सबों को पता है, कैसे शुरू हुई, क्या हुई। तो हम उसमें इसलिए शामिल नहीं थे कि हम पर पाबंदी थी। हमने ये फैसला कभी नहीं किया था कि भाई इंतखाबात में धांधलियाँ हुई हैं, अब इंतखाबात के ज़रिए नहीं, अब हम कोई और रास्ता इख्तियार करेंगे। हमने ये फैसला कभी नहीं किया था। ये पता नहीं ये कैसे हो गया, और हम चूँकि मैदान में नहीं थे, इसलिए एक पार्टी की हैसियत से लिहाजा बहुत से लोग उस रास्ते पर चले। मुमकिन है कि हमारे वोटर भी चले होंगे या कोई जिम्मेदार भी चला होगा, लेकिन ये उसका मामला जो था, ये कोई पार्टी फैसला नहीं था कि भाई हम इंतखाबात के नताइज से बदजुन हो गए हैं, धांधलियाँ हुई हैं, अब हम कोई और रास्ता इख्तियार करेंगे। बल्कि हमने इस जदोजहद के दौरान भी जमहूरियत के लिए कुर्बानी दी है। आप ये नोट करें, वो ये है कि जो उस वक़्त मफ के साथ हमारे मेंबर थे वो 2 थे और कुल मफ के 4 थे। उनका पार्टी लीडर जो था वो हमारा ही था। उसने अचानक एक फैसला कर दिया कि हमारे जो मेंबरान हैं मफ के, वो मुस्तफ़ी हो जाएंगे एहतिजाजन। लेकिन
उस वक्त जो अमीर जमात थे, जो कि बैन जमात थी, उसको नहीं पूछा उसके बगैर। तो इस फैसले के साथ हमारे एक रुकन जो थे अब्दुल रज़ाक मीर साहब, उन्होंने इख्तिलाफ किया। उन्होंने ये वाज़ह किया कि हम क्यों इस्तीफ़ा देंगे, हम एक जमहूरी अमल से आए हैं, हमें वो काम करना है जिसके लिए हमें लोगों ने वोट दिया है, हम नहीं देंगे। बहरहाल बदकिस्मती ये थी कि कुछ थोड़ी ही मदद गुजर गई, उसके बाद उसको गोली का शिकार बना दिया गया। तो हम समझते हैं यहाँ भी हमने ही कुर्बानी दी है। तो 1996 में जब पाबंदी उठी तो हम इतने सहमे थे, इतना डर था, इस हद तक हम घबराए थे कि हम जुर्रत नहीं कर सके हम अपना दफ्तर खोलें। बल्कि जेल में थे हमारे बाद के अमीर जमात गुलाम मोहम्मद भट्ट साहब और हमारे शेख मोहम्मद हसन साहब थे। उन्होंने जेल से हमें इतला दी कि भाई पाबंदी नहीं है, आप दफ्तर खोल सकते हैं, लेकिन हमने जुर्रत नहीं की तब तक जब तक न हमने इंतखाबात कराई उस वक्त अपनी पार्टी के, क्योंकि बैन नहीं थी, वो हट चुकी थी। तो उसमें गुलाम मोहम्मद भट्ट साहब मेरी जमात मुकर्रर हुए और जब वो बाहर आए तो उन्होंने ही दफ्तर खोला, हमने ज़रूरत नहीं की। बहुत सताया गया था उस पीरियड में। तो फिर उन्होंने प्रेस के ज़रिए बाज़ाब्ता 1998 में प्रेस के ज़रिए ये बात क्लियर कर दी कि हमें अस्करियत के साथ कोई ताल्लुक़ नहीं है, हम अस्करी जदोजहद नहीं कर सकते क्योंकि हमारा दस्तूर जो है वो इसकी इजाज़त नहीं देता है। अच्छा, इस तब से लेके बराबर उस वक्त तक जब बैन दोबारा लगाई गई 2019 में, हमने कोई ऐसी हरकत नहीं की है जो खिलाफ कानून हो। कोई हमने ऐसा कोई काम नहीं किया है जिसके बारे में हमसे कहा जाए ये एंटी एक्ट मुल्की सालिमियत के खिलाफ ये बात हो रही है। पता नहीं हुकूमत को क्या सूझी कि उन्होंने 2019 में हम पर पाबंदी आयद कर दी, जबकि हम पुरअमन तरीके से बाज़ाब्ता आईनी और कानूनी तरीके से अपना काम जारी रखे हुए थे, लोगों तक अपनी बात पहुंचाते थे, मुख्तलिफ ज़राए इस्तेमाल करते थे जिनमें अखबार भी था, हमारा तबलीगी ग्रुप भी था, सब हम कोई ऐसे हरकत नहीं करते थे। इसके बाद जब पाबंदी लगी तो हम हैरत में पड़ गए कि एक जमहूरी मुल्क में जहाँ जमहूरियत है ये मानना पड़ेगा, रियासत में नहीं थी, अब ऐसे आगाज़ हो रहा है कि यहाँ भी शायद जमहूरी फ़ज़ा मिलेगी। जीतता कौन है, हारता कौन है, हमें इससे कोई गर्ज नहीं है। हम सिर्फ चाहते हैं कि रियासत में ऐसी ही जमहूरी फ़ज़ा हो जैसी पूरी हिंदुस्तान में है। तो हम ये समझने में काशिर हो गए कि एक ऐसी पार्टी जो पार्टी किसी जुर्म की मुर्तकिब नहीं है, उसे क्यों पाबंद बैन कर दिया गया। हाँ, ये बात है कि हम जब 1998 में प्रेस कॉन्फ्रेंस के ज़रिए हमने ला ताल्लुक़ का इजहार किया, उसके साथ दो आदमी ने इख्तिलाफ किया तो वो जमात से अलग हो गए। उनके साथ कुछ लोग रहे होंगे, उनका जमात के साथ कोई ताल्लुक़ नहीं था न, और तब तक वो दोनों अब जिंदा नहीं है, खुदा उनकी मगफिरत करे, वो नहीं है, लेकिन हमारा उनके साथ इस लिहाज से कोई ताल्लुक़ नहीं था। इसलिए हम समझे कि जब हमने कुछ किया ही नहीं है तो हमने चाहा कि ये जमहूरियत पाबंदी जो है इसको हटना चाहिए। इसलिए हम ने चुनाव लड़ने का फैसला किया। ये कोई नया फैसला नहीं था, हमने वो प्रोसेस जो रुक गया था उसको हमने दोबारा शुरू कर दिया। इसका आगाज़ हमने इस तरह किया कि जो पार्लियामानी इंतखाबात थे, हमने वोटरों को कहा कि आप वोट डालिए, और जहाँ जहाँ भी हमारी पहुँच थी हमने लोगों को कहा कि वोट डालना, इससे रियासत में एक ऐसा माहौल पैदा हो सकता है कि शायद हम जुल्म के ख़िलाफ़ कहीं आवाज़ उठा सकते हैं, कहीं सख्ती हो जाए, तकलीफ़ हो जाए, हम वावेला कर सकते हैं। इसलिए हमने पहले ही इसमें शुरू कर दिया वोट डालने के ज़रिए। और अब जब असम्बली के इंतखाबात होने वाले थे, हम ख्याल करते थे कि हम पर से बैन उठेगी, ये हमारा यकीन था, लेकिन बहरहाल नहीं उठी। अभी हम ये कह सकते हैं आज की तारीख में, आज तारीख जैसे 2 सितंबर है, आज हम कह सकते हैं कि जमात इस्लामी जो है वो भारत के आईन में विश्वास रखती है। पहले से रखती थी, ये नई कोई बात नहीं है। हमने आईन की वायलेशन कब की है? देखिए, पंचायत में हलफ उठाया आईन की वफादारी का, पार्लियामेंट में इलेक्शन लड़ा तो आईन की वफादारी का हलफ उठाया, असेंबली में आईन की वफादारी का हलफ उठाया। अब कौन सा जरिया है हम कहें कि भाई हम आईन के वफादार हैं? कोई और जरिया है हो सकता है इसके बगैर। आप अगर से आप इलेक्शंस लड़ रहे हैं तो आप बोल रहे हैं आईन पे भी आप विश्वास रखते हैं, लेकिन आप किस तरह कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क के अंदर, दायरे के अंदर काम करेंगे? अगर कोई आपके जैसे जो यहाँ पे नुमाइंदे जो बैठे हुए हैं, इनमें से कोई जीत के आ जाता है तो किस तरह से होगा? इंशाल्लाह जीतेंगे, मुझे उम्मीद है। ये जो जीत के आएंगे उन्हें कम अज कम वो हर अच्छा काम करना पड़ेगा जिसकी इस रियासत को ज़रूरत है। पहली बात यह है कि ये आवाज़ उठाएंगे और इन पर फ़र्ज़ बनता है आवाज़ उठाना कि हम पर से पाबंदी क्यों लगाई गई है।
हम समझते हैं कि जुल्म है और मेरे ख्याल में जुल्म के खिलाफ आवाज़ उठनी चाहिए, ये पहली बात है जो इनको करनी चाहिए। दूसरी बात यह है कि कोई ऐसा प्रोग्राम नहीं देना चाहिए जो हक पर मबनी नहीं हो, जिसके साथ कोई जो सूट नहीं हो, जो मायूब हो, ऐसी बात नहीं करनी चाहिए। मसलन मैं आपसे ये बात कहूँगा कि आज हमसे कहा जाता है कि भाई फलानी बीजेपी के साथ है, ये कहा जाता है, शायद हमसे भी कहेंगे आप बीजेपी के साथ हैं। मैं कहता हूँ एक वक्त में कहा गया था कि कांग्रेसियों के साथ हाथ मत मिलाओ, ये 1964 की बात है, उनके खिलाफ बायकॉट हुआ। आज उसी कांग्रेस के साथ चलना लोग फख्र महसूस करते हैं। इससे मेरा मतलब यह है कि हमारे असेंबली मेंबरान जो भी हों, जिस पार्टी के हों, उन्हें लोगों को समझाना चाहिए, उनसे मिलना चाहिए, उनके मसाइल हल करने चाहिए, उनके घर जाना चाहिए, कोई लीडर नहीं बनना चाहिए, रूट लेवल पर काम करना चाहिए। तब बीजेपी क्या होती है, और भी कोई पार्टी आई यहाँ कदम नहीं जमाएगी। वो जब लोग खुश थे, अब अगर कोई शख्स वही नाराबाजी करेगा, वही बांगड़ा करेगा, वजीर आला होकर भी नाच नगमा करेगा, तो लोगों को वर्गलाएगा, तो बीजेपी खुद ही कामयाब हो जाएगी। इसमें क्या है, अच्छा, अच्छा काम करेंगे तो उनके ही लोग साथ देंगे। जैसे आप लोगों ने ये इस बार प्लान किया है कि 4 से 5 सीट्स पे जो आप लड़ रहे हैं, कुलगाम, पुलवामा, देवसर और जैनीपुरा, 4 सीट्स पे लड़ रहे हैं, इन्हीं पर आप लोगों ने क्यों सोचा कि इन्हीं जो सीट्स हैं इन पे लड़ाई लड़ी जाए? फिलहाल इन्हीं के फॉर्म्स जो हैं चेक हो गए हैं, आगे ना दूसरे तीसरे फेज हैं, वहाँ भी कोई ना कोई होगा। जहाँ तक हमसे मुमकिन होगा हम करेंगे कोशिश, क्योंकि आज़ाद उम्मीदवार का इंतखाब लड़ाना, उसका साथ देना हमारे लिए कुछ मुश्किलात हैं, इसमें माली मुश्किलात भी होते हैं, हम वो नहीं कर सकते हैं। उसके पास अपना कुछ होना चाहिए, उसको कुछ अपना वोट बैंक होना चाहिए, इसलिए हमारे साथ उसको इत्तेफाक होना चाहिए। इसमें जितने मुश्किलात मदद, जितनी सीटों पर हम मदद कर सकते हैं इनकी हम करेंगे। वो नहीं पता, तादाद अभी नहीं पूरी पता। हमारे साथ डॉक्टर तलत भी हैं जो पुलवामा से कंटेस्ट कर रहे हैं। सर, आप जो पुलवामा एक बहुत साउथ कश्मीर में हमेशा एक 2019 के बाद ज़्यादा फेमस हो गया था, तो आप क्या कहेंगे, आपके इलाके क्या मुद्दे हैं, आप लोगों तक क्या संदेश लेके जा रहे हैं? देखिए, जहाँ तक इंतखाबात का सवाल है और लोगों के पास जितने भी मुद्दे हैं या लोगों की ज़रूरियात के हिसाब से भी फिर मुद्दे बनाए जाते हैं या मैनिफेस्टो भी बनाए जाते हैं। पहले हमें एक बात देखनी चाहिए कि हमारे कश्मीर में क्या पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है कि नहीं है। पॉलिटिकल स्टेबिलिटी वो चीज़ है कि जिस सोसाइटी में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी होती है, अगर वहाँ की हर एक चीज़ फिर अगर डेवलपमेंट की जाए तो वो दिखती है। और जब पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी होती है तो कोई भी डेवलपमेंट नहीं दिखती है। हम देखते हैं 2019 से पहले भी या 2019 के बाद भी जो एक पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी यहाँ पर है, पहले हम उस स्टेबिलिटी को कोशिश करेंगे कि हम उस पर काम करेंगे। और जहाँ तक फिर लोगों के मुद्दों का सवाल है, हम वो मुद्दे उठाएंगे जो वाकई लोगों को ज़रूरत है। एक ये बेसिक नेसेसिटीज़ भी होती है। दूसरा चीज़ ये होता है कि हम वो चीज़ नहीं कहेंगे जो हम कर ही नहीं सकते हैं। आप देखते हैं लोग अपने मैनिफेस्टो रिलीज़ करते हैं, फिर हम 5 साल के बाद भी देखते हैं कि उस मैनिफेस्टो पे कभी काम हुआ ही नहीं है। हम वो चीज़ नहीं लिखेंगे जो हम कर ही नहीं सकते या जो हमारे इख्तियार में है ही नहीं। मसलन मैं आपको मिसाल दूं कि जब 370 के लोग बात करते हैं तो फिर दूसरे दिन उनके ही पार्टी सदर कहते हैं कि इसमें 100 साल लगेगा। जब 100 साल लगेगा तो फिर लोगों को बताया जाता है कि आप हमें 100 साल तक बराबर रखो, हम 100 साल तक इसमें काम करेंगे और 2-3 हमारी नस्लें जो हैं वो हुकूमत करती रहेंगी। ये एक हम ये बोलेंगे ही नहीं, क्योंकि हमारे अब बोलते हैं कि जब हम इस्लाम की बात करें, जमात इस्लामी तो सीधे इस्लाम की ही बात करती है या उसी के मुताबिक ही बात जो हमें वहाँ पर अपने बुजुर्गों से सीखा है, जो वहाँ से हमारी तरबियत हुई है। तो हम कहते हैं कि हम इकबाल के वो शायर भी पढ़ते हैं कि जुदा हो दीन से सियासत तो रह जाती है चंगी। वो क्या होता है? ये नहीं होता है कि हम वो कल मुझे एक इंटरव्यू एक प्रेस वाला कर रहा था कि आप यहाँ शरीयत नाफिज करने जा रहे हैं। मैंने कहा यही बातों को कहकर दिल्ली को हमेशा हमारे मुतालिक डराया गया।
اسلام کیا کہتا ہے؟ اسلام ہمیں اخلاقیات کا درس دیتا ہے. ہم ان اخلاقیات کی پابندی کریں گے, وہ ایک ماحول بنیں گے جس میں ہم جیسے کہتے ہیں کہ ہم جھوٹ نہیں بولیں گے, ہم رشوت نہیں کھائیں گے, ہم جو لوگوں سے وعدے کریں گے وہ پورے کریں گے. یہ ہمیں اسلام درس دیتا ہے. تو اس میں ہندوستان کے آئین کو کون سا خطرہ ہے؟ تو یہ چیزیں ہیں کہ عام مدعے جو ہے ان کے ریلیٹڈ بھی, اور میں اگر بات کروں گا تو یہی پولیٹیکل سٹیبلٹی, ایجوکیشن اور اکنامی. ہاں, تو پولیٹیکل سٹیبلٹی اور ڈیولپمنٹ کی بات جو ہے وہ جماعت دوارا کی جا رہی ہے. ہمارے ساتھ ریشی صاحب بھی ہیں جو کلگام سے اس بار کھڑے ہو رہے ہیں. کلگام بھی جماعت کا جو ہے وہ گڑھ بتایا جاتا تھا, وہاں سے طارق عامی صاحب بھی جو ہیں وہ کھڑے ہوتے ہیں. تو آپ کیا کہیں گے کہ آپ کیا الگ لے کر جا رہے ہیں لوگوں تک؟ آپ کا بہت بہت شکریہ. میں لوگوں تک یہی پیغام پہنچا رہا ہوں کہ ہمارے یہاں ایک ایسا ماحول وہاں پہ کلگام میں قائم ہو چکا ہے پچھلے 30 سالوں سے. 2-4 لوگوں کو گاؤں میں جو ولیج لیول کا بجٹ ہوتا ہے وہ 2-4 لوگوں کے جو ہاتھ میں رہتا ہے انہیں کے ذریعے استعمال ہوتا ہے. باقی لوگوں کو ایک خوف میں رکھا گیا ہے. میں لوگوں سے یہی اپیل کرنا چاہوں گا کہ آپ اس خوف سے باہر آئیے اور جمہوریت کا حصہ بنیے. میں جوانوں کا قرار بننا چاہتا ہوں. جو اضطرابی کیفیت اس وقت جوانوں کے اندر ہے, بے روزگاری کی وجہ سے, ڈرگز کی وجہ سے, ان امپلائمنٹ کی وجہ سے, اور بہت ساری چیزیں ہیں. خاص کر وومن امپاورمنٹ کے نعرے دیے جاتے ہیں لیکن اس پہ گراؤنڈ میں کوئی کام نہیں ہو رہا ہے. اور خاص کر ہمارا ساؤتھ جو ہے یہ اس میں کینسر پیشنٹس کی اب اتنی زیادہ تعداد بڑھ رہی ہے کہ لوگ پریشانیوں میں مبتلا ہو رہے ہیں. ہمارا یہ بھی مینیفیسٹو میں ہے, ہمارا پروگرام ہے کہ انشاءاللہ تعالی ہم ایک نئے طرز کا کینسر ہاسپٹل کلگام میں قائم کریں گے. سر آپ ہمیں یہ بھی بتائیے سر کہ جس طرح سے ابھی ہم آج صبح دیکھ رہے تھے کہ پی ڈی پی کی طرف سے جو ان کے واحد پارہ ہیں ان کا یہ کہنا تھا کہ اگر جماعت محبوبہ کے ساتھ لڑتی تو پی ڈی پی بھی انہیں اپنی جو ٹکٹس ہیں وہ دے دیتی. اصل بات یہ ہے کہ پی ڈی پی کے ساتھ اس کے ساتھ لڑ کر وہ ہمیں کچھ عنایت کرتی تو ہم سمجھتے ہیں کہ ہمیں ان کی عنایت کی کوئی ضرورت نہیں ہے. ہم جو کچھ سمجھے ہیں, جس پہ ہمیں یقین ہے وہ ہمارے لیے کافی ہے. ان کے ساتھ ان کی طرف سے کوئی عنایت فی الحال ہمیں نہ آگے ضرورت ہے نہ آج ضرورت ہے. ہم ایسی عنایتوں پر بھروسہ نہیں کرتے ہیں کیونکہ میں نہیں چاہتا ہوں کہ ماضی کے بارے میں کوئی بات کی جائے. یہ میں نہیں چاہتا ہوں, ورنہ عنایت تو ان کے ہاتھ میں کب کی تھی, تب نہیں کی, اب کیا کریں گے. ادھر ہی عمر عبداللہ صاحب سے بھی میں نے بات کی تھی تو وہ کہہ رہے تھے کہ اگر یہی کرنا تھا تو جو پچھلے 35-30 سال میں جو یہاں پہ خون بہا اس کی ضرورت ہی کیا تھی. خون نہیں ہم نے بہایا, اس پہ ذرا تفصیل سے بات اس وقت نہیں ہو سکتی. میں شارٹ کہوں ہم نے نہیں بہایا. تو میں عمر صاحب سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ رائے شماری کی کیا ضرورت تھی جس نے یہ بیج بویا ہے ریاست میں. علیحدگی پسندی کا رجحان کس نے پیدا کر دیا؟ شیخ صاحب نے پیدا کیا. 10 سال تک یہاں کا بچہ رائے شماری سے کس نے واقف کر دیا؟ کس نے کہا میری گردن جھکی نہ کسی کے آگے, میں نہ ہندوستان چاہتا ہوں نہ پاکستان چاہتا ہوں؟ یہ کس نے کہا؟ میں نے کہا ہے. تو عمر صاحب سے ہم کہیں گے ذرا ماضی کی طرف دیکھو تو اس کا حساب لے لو. ہم نے بندوق کا یہاں انٹروڈیوس نہیں کیا ہے. میں نہیں کہوں گا اس نے کیا ہے, اس نے بھی نہیں کیا ہے. یہ ایک پتہ ہے دنیا کو کس نے کیا, کیوں کیا, کیا مقصد تھا اس کا. لیکن ان کا یہ کہنا ہے کہ اس کی کیا ضرورت تھی, میں ان سے پوچھتا ہوں کہ رائے شماری کی کیا ضرورت تھی جب آپ کو پتہ تھی کہ رائے شماری نہیں ہوگی. اب بھی بولتے ہیں کہ دفعہ 375 کی 70 اس کی یقین دی تھی انہوں نے لوگوں کو. ہم نے آپ کا وقار بڑھایا ہے, ہم نے آپ کی عزت بحال کر دی ہے, ہمارا سارا اونچا ہے. تو کہاں ہے وہ خود نہیں کہ وہ خود, میں نے کہا ان کو چاہیے نہیں تھا یہ باتیں کر, ان کو چاہیے تھا ہمارے یہاں کے غیر مسلم ہیں ان کی ریہیبلٹی کے بارے میں سوچنا چاہیے تھا. یہاں کی بے روزگاری ہے اس کے بارے میں کوئی پلان دینا چاہیے تھا. یہاں اخلاقی بے راہی ہے اس کا کچھ علاج کرنا. اگر ان کے پاس اخلاق ہے, وہ دیکھتے ہیں کہ یہاں کی بڑی 30-35 سال کی لڑکیاں ابھی میرج نہیں کرتی ہیں, ہم فضول خرچے میں فضول بہہ رہے ہیں. اس کا کوئی ایم ایل اے کسی لیے, ایم ایل اے تھوڑا تقریر کے لیے ہوتا ہے, وہ لوگوں سے ملنے کے لیے ہوتا ہے, ان کے مسائل دیکھنے کے لیے ہوتا ہے, اس کی طرف وہ نہیں جاتے ہیں. فضول میں ایک بات چھیڑنے کی کوشش کرتے ہیں. میں اس ذریعے آپ کے ذریعے سے آپ کا مشکور ہوں کہ وہ اس راستے سے واپس آئے. ہماری ریاست اس کی متحمل نہیں ہے. یہاں ہمیں چاہیے کہ ہم کس طرح سے اس قوم کو ٹھیک راستہ دکھائیں.
शोशाबाजी से कुछ नहीं चलेगा। लिहाजा ये कहना कि इसकी क्या ज़रूरत है, हमने ये काम नहीं किया है। सर ये भी बोला जाता है कि जो जमात है वो एक इंटेलेक्चुअल आर्म बताई जाती है हिजबुल मुजाहिदीन की। हिजबुल मुजाहिदीन बनाई है अस्करियत वालों ने। जब हम अस्करियत के साथ थे ही नहीं तो हम हिजबुल मुजाहिदीन क्यों बनाते? हाँ, अलबत्ता एक बात है, हमने उसकी तरदीद पूरी नहीं की, बाद में की। इसकी वजह यह है कि 4 अप्रैल 1979 में भुट्टो के कत्ल होने, फांसी लगने पर सारी रियासत में नेशनल कॉन्फ्रेंस ने हमारा जो हशर किया है उससे हम डर गए थे। हम कुछ नहीं कह सके ये गलत है या सही है। वो लोग दोबारा भी हम पर अटैक कर सकते थे। वो क्या बोलते हैं ये? सर कश्मीरी पंडित्स भी ये कहते हैं कि जमात को लेकर उनकी भी अपनी चिंताएं हैं। आप कुछ बोलना चाहेंगे कि वो रीअश्योर्ड फील करें? हाँ, मैं उनको अपील करूंगा कि वो आए, जब भी आए जरा मेरा दामन पकड़ कर मुझे बताए मैंने किसको किसके साथ छेड़ा है। कत्ल करने की कोई बात ही नहीं, किसी का जायदाद खाने की कोई बात, मुझे बताए। अब जब वो बताए, मैं आपके जरिए ये कहता हूँ उनसे, आज वो आए, वो आसमान से बातें करते हैं, कैसे करते हैं। हमने गैर मुस्लिमों को अपने इलाके में तहफ़्फ़ुज़ भी दिया, उनके रखवाली भी की। उन्होंने मुझसे कहा कि अब शायद आप भी हमारी रखवाली नहीं कर सकते, हम जाएंगे। मैंने कहा आपकी मर्जी है, हमने कुछ नहीं किया है। और ये जो अभी जैसे आपके ऊपर UAPA के तहत जब बैन लगा था तो आपकी कई सारी संपत्तियां, प्रॉपर्टीज जो हैं वो जब्त भी हुई थी, तो कुछ बता सकते हैं कि अभी भी कितनी सीज्ड हैं? तफसील याद नहीं है, सभी सीब हैं। चंद लोगों का कुछ पैसा वापस कर दिया, बहुत अच्छी बात है। कहीं किसी घर में कुछ जेवरात थे वो भी उनको वापस कर दिए हैं। तो बाकी हमारी जो जायदाद है उस पर जो तंजीम की है वो तो तबाह हो रही है, उसकी कोई रखवाली नहीं हो रही है। के बारे में बताइए। स्कूल के बारे में मैं नहीं समझता हूँ कि स्कूल के बारे में इनकी पॉलिसी अच्छी नहीं है। स्कूल के बारे में ये पॉलिसी बच्चों का ख्याल रखना था, उन असातिज़ा का ख्याल रखना था। हाँ, फजूल बेमकसद हमारे स्कूलों में एक पैसा भी करप्ट उनको नहीं निकला। वो तो बोलते हैं आपके स्कूल हैं, मैं ये भी मानता हूँ, चलो उनका ही कहना सही। हमारे स्कूलों का निसाब वही है जो पूरे हिंदुस्तान में पढ़ाया जाता है। फिर मतलब नहीं है उन बेचारों को क्यों रगड़ा जा रहा है, ना उनके केसेस सुने जाते हैं, उनको फाइल बंद कर दिया गया है, मुख्तलिफ तकालीफ। हाँ, जो गवर्नमेंट की पॉलिसी है घास चराई के बारे में वो सबों के लिए है। जो और स्कूलों की हालत होगी उस सिलसिले में हमारी भी हालत, कोई परवाह नहीं उसका। जो आपकी जो ऑर्गेनाइजेशन थी फलाह आम, उसके भी जो स्कूल्स हैं वो बंद कर दिए है ना? वो कितने स्कूल्स होंगे? और अभी फलाह आम की तादाद मुझे पता नहीं, लेकिन जो एक फाइल है 104 फाइल, उसके तहत बहुत से स्कूल आए हैं, उनकी कोई सुनवाई नहीं। एक और सवाल सर, जैसे आपके ऊपर बैन लगा हुआ है तो आप लोग पार्टी फॉर्म करके अगर चुनाव लड़ते तो बेहतर होता कि इंडिपेंडेंस? आप लोगों ने शायद इलेक्शन कमीशन अपने मुल्क के कानून के खिलाफ होता। हमारे मुल्क का कानून जब तक न हमें ये कहे कि आप बहाल हैं, हुकूमत के शकूक शुबा दूर हो गए, या कानून कहे कि भाई आप पर जो लगाए गए इल्जामात वो गलत हैं, तब तक हम इलीगल कार्रवाई नहीं करेंगे। एक आखिरी सवाल सर, ये बोला जाता था कि मतलब एक नैरेटिव है जो चलता है, बोला जाता है कि जमाती कुछ लोग हैं जो इस इलेक्शंस में हिस्सा लेना चाहते हैं, कुछ लोग हैं जो जेल में हैं जो वो हिस्सा नहीं लेना चाहते, और दोनों के बीच में गैप है। इसके बारे में एक बात है कि हमारा कोई कांटेक्ट नहीं है। अलबत्ता हमने ये फैसला किया है तो इस फैसले से पहले ही कुछ दिनों के लिए एक तो जमात का जो गिरफ्तार है वो रिहा हो गया था, उसने कहा हमें इसके साथ इत्तेफाक है। फिर उसके बाद जो आए पैरोल पर, उन्होंने भी कहा, हमारे साबिक अमीर जमात उन्होंने भी कहा इस हमें पैनल के कार्रवाई के साथ इत्तेफाक है। हमने ये खुद नहीं किया है, सबों से मशवरा करके किया है। इसके बाद अगर किसी को के दिल में कोई ऐसी बात हो जो वो समझता है, एक जमहूरी तंजीम में ऐसे थोड़ा चलता है, यहाँ तो अक्सरियत का सुना जाएगा, उसकी राय बजाय खुद उसकी अपनी राय ठीक हो सकती है, लेकिन हम जमहूर पसंद होने की वजह से उसकी राय को गला तो नहीं बंद करेंगे। इंजीनियर रशीद की पार्टी जी जो AIP है वो भी चुनाव लड़ रही है और ये बोला जाता है कि जमात पीछे से उनको भी सपोर्ट कर रही है। हमने क्लियर कर दिया है कि हम सपोर्ट करेंगे उन आज़ाद उम्मीदवारों को जिनके साथ हम गुफ्तगू करेंगे और वो हम इत्मीनान हो जाए कि ये आगे भी हमारा ही काम करने के लिए तैयार होंगे और किसी के साथ नहीं हमारा ताल्लुक। स्टेटहुड को लेकर आपकी क्या राय है? आखिरी सवाल। स्टेटहुड तो हमारी सरकार ने भी कहा है, हमारे होम मिनिस्टर ने भी कहा है, पार्लियामेंट में कहा है, और अपोजिशन भी जम्मू में कह चुकी है। जब इस कंसेस हो तो स्टेटहुड देना जाना चाहिए। तो यहाँ पर जो जमात है उसका ये कहना है कि अब वो
चाहती है कि उसके ऊपर जो बैन है, हालांकि अभी जो बैन है उसको ट्राइब्यूनल ने फिर से रैटिफाई किया है। उनका ये कहना है कि जल्द वो कोशिश करेंगे कि वो बैन को हटाया जा सके और कोर्ट में जाकर इसकी दलीलें देंगे। लेकिन इसके बीच में क्योंकि अब चुनाव है, उन्होंने 4 उम्मीदवार जो हैं वो उतारे हैं साउथ कश्मीर से। सेंट्रल कश्मीर और जो दूसरा जम्मू के इलाके हैं या फिर कहें जो बाकी का कश्मीर है, उसमें अगर नॉर्दर्न कश्मीर में अगर कुछ जरूरत पड़ी तो वहां पे भी इंडिपेंडेंट लोगों को लेकिन वेरीफाई करने के बाद ही उन्हें जो है चुनाव में उतारेंगे। पुलवामा से नीता शर्मा, एनडीटीवी इंडिया के लिए।